मैं रेणु माथुर, प्राध्यापक, राजकीय महाराज वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, जयपुर। आज हम अध्याय 17 आवृत बीजी पादपों का वर्गीकरण का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें हम पर परागण की विधियां देखेंगे। पर परागण में पराग कणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन जीवीय या अजीवीय हो सकते हैं। साधनों के आधार पर परागण निम्न प्रकार का होता है। पहला, वायु परागण। जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। और जैसे कि घास में पक्षमाभी, टाइफा में ब्रुश के जैसा, और ओक व हेजल में पुष्प से बाहर निकला हुआ वर्तिका पाया जाता है। जल परागण ये दो प्रकार का होता है। अधोजल परागण, जब परागण जल के भीतर होता है तो इसे अधोजल परागण, नाजास, सिरेटोफिलम। और जब अधिजल परागण, जब पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं तो उसे अधिजल कहते हैं, परागण कहते हैं। उदाहरण वेलिस्नेरिया। कीट परागण, तीसरा है कीट परागण, जो कि कीट पतंगों के द्वारा मधुमक्खी, पतंगा, तितली, वैस्प, बीटल इत्यादि के द्वारा होता है तो वो कीट परागण कहलाता है। 80% कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है और ये प्राय रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त, गंधयुक्त होते हैं। पक्षी, चौथा है पक्षी परागण। अनेक उष्ण कटिबंधीय पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। इसमें पुष्प नलिकाकार, उदाहरण निकाटिया के में इस और भी हैं जिनके उदाहरण, जिनमें ये प्याले नुमा, उदाहरण कैलिस्टेनोमा, कुंभाकार, उदाहरण एरिकेसी कुल के पौधों में होता है। जब चमगादड़, पांचवा है चमगादड़ परागण। कुछ पौधों में पुष्प रात में खिलते हैं और अधिक मात्रा में मकरंद स्थापित करते हैं। चमगादड़ निशाचर प्राणी है और इन पौधों के परागण में सहायक होता है। उदाहरण कदम, कचनार, बाल मखीरा। इसके अलावा सर्पवृक्ष और ऑर्किड के में घोंगे द्वारा तथा गुलमोहर और सेमल में गिलहरी के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना असंगतता। किसे कहते हैं? जब पूर्णतः कार्यक्षम और जननक्षम मादा युग्मकों और नर युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता को असंगतता या अनिषेचता कहते हैं। मतलब जब उनमें निषेचन की क्रिया होती है और वो निषेचन क्रिया सफल नहीं हो पाती है, विफल हो जाती है, तो वो असंगतता कहलाती है। ये दो प्रकार का है, अंतराजातीय और आंतराजातीय। जब एक ही भी जातियों में होता है तो अंतराजातीय, और एक ही जाति के मध्य होता है तो अंतराजातीय। पराग, स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप पौधों में असंगतता पाई जाती है और इसके लिए उत्तरदायी कारिकी, आकारिकी हो सकते हैं। इसके अलावा पौधों में स्व अनिश्चितता के निम्न परिणाम दिखाई देते हैं। इसमें पराग कणों में अंकुरण का अभाव, पराग नलिका की वृद्धि न हो पाना, पराग का सही स्थान पर न पहुंच पाना, पराग नलिका का वर्तिका में फट जाना और केंद्रकों में संलयन का न हो पाना, ये सब कारण है जिससे कि स्व निषेचता होती है। इसके बाद निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। इस क्रिया का अध्ययन सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में मोनोट्रोपा में किया था। अब ये किस प्रकार होता है? जब परागकणों का परागकण वर्तिका के ऊपर आके इकट्ठे होते हैं तो उनमें अंकुरण की क्रिया होती है। अंकुरण से पराग कणों में से एक नली निकलती है, उसको पराग नलिका कहते हैं। उसकी वृद्धि होती है, वो वर्तिका की सतह पर पहुंचने के बाद उसमें अंकुरण होने लग जाता है और उसमें विभिन्न स्त्राव, लिपिड, शर्करा, रेजिन, बोरोन आदि उपस्थित होते हैं और इनमें ये अंकुरण के लिए अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं। तो ये इसके लिए समय भी अच्छा होना चाहिए, उसको अंकुरण काल कहते हैं। और इसके बाद ये जनन क्षेत्र से जनन नलिका निकलकर वर्तिका में प्रवेश करती है। जैसा कि आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, ये एक परिपक्व भ्रूण कोश की रचना है और इस तरह से एक परिपक्व भ्रूण कोश बन जाता है। इसमें आप ऊपर देख रहे हैं पराग कण में से नलिका निकल रही है, पराग नलिका, और ये पराग नलिका सीधे अंदर जो है भ्रूण कोश में जा रही है। भ्रूण कोश के अंदर सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं और द्वितीयक केंद्र मध्य में होता है, ध्रुवीय केंद्रक, और ऊपर की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। पराग नलिका का मार्ग, इसकी वृद्धि वर्तिका की आंतरिक बनावट से प्रभावित होती है। जैसे कुछ पौधों में वर्तिका खोखली होती है, जैसे लिलियम, और कुछ में ये पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। किसी में वर्तिका बंद और ठोस होती है तो केंद्रीय भाग में उपस्थित उत्तक पेक्टिनेज नामक एंजाइम की क्रिया से नष्ट हो जाते हैं
और अंदर ही एक मार्ग बन जाता है। इसके अलावा कुछ कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों में से गुजरती हुई वृद्धि करती है। पराग नलिका का बीजांड प्रवेश, ये 3 प्रकार से होता है। बीजांड द्वारी प्रवेश, जब बीजांड के द्वार से प्रवेश होता है, और दूसरा निभागी प्रवेश, जब पराग नलिका का प्रवेश निभागी छोर से होता है, उदाहरण कैजुराइना। और अध्यावरणीय प्रवेश, जब अध्यावरण यानी बाहर के आवरण होता है, उनमें से भेदती हुई बीजांड में प्रवेश करती है, उदाहरण कुकुरबिटा। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रवेश हो रहा है। पहला अंड द्वारी यानी भ्रूण कोश के अंदर से प्रवेश, दूसरा यानी ऊपर की ओर से, और तीसरा अध्यावरणी यानी बाहर के जो आवरण है वहां से डायरेक्ट प्रवेश हो रहा है भ्रूण कोश में। तो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश ये सदैव बीजांड द्वार वाले छोर से निम्न मार्ग द्वारा प्रवेश करती है। अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच से, कोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के बीच में से एक सहायक कोशिका को भेदते हुए इस प्रकार से इसमें प्रवेश की क्रिया होती है, और ये 4 चरणों में होता है। इसके बाद द्विनिषेचन और त्रिक संलयन, जब अंड कोशिका और एक नर युग्मक के संलयन को युग्मक संलयन कहते हैं। और युग्मक संलयन या सत्य निषेचन कहते हैं। जब प्रॉपर तरीके से अंड कोशिका और एक नर युग्मक का संलयन होता है तो वो सत्य निषेचन होता है। और इन दोनों के संलयन से क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज। एक ऐसी कोशिका बन जाती है जिसमें अंड कोशिका और नर युग्मक दोनों का प्रवेश होता है और दोनों मिलकर द्विगुणित हो जाते हैं। दूसरा, नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक जो ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से बनता है उससे संयोजित होता है और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। इसको त्रिक संलयन कहते हैं। यानी 3 कोशिकाओं का प्रवेश होता है तो संलयन होता है तो त्रिक संलयन कहलाता है। और आवृत बीजियों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से संयोजित होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और इसका पता अध्ययन सबसे पहले नावाश्चिन ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधों में किया था। और ये क्रिया परागण और निषेचन की क्रिया पौधों में 2 से 25 घंटे तक के अंतराल में होती है और त्रिक संलयन अंड कोशिका और नमक के संयोजन से पहले होता है। द्विनिषेचन का महत्व है, एक नरयुग्मक और अंड कोशिका के संयोजन से युग्मनज बनता है जो विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा, नर युग्मक द्वितीय केंद्र से संयोजित होकर प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करता है जिससे जो मध्य का भ्रूण कोश का भाग है वो परिवर्धित होता है और इसको निरंतर पोषण वो मिलता रहता है। ये एक नितांत आवश्यक संरचना है और इसमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। और भ्रूण कोश में नर और मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाने के कारण संकर ओज प्रदर्शित करता है। बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक संलयन और त्रिक संयोजन दोनों ही आवश्यक है और जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण होता है। भ्रूण कोश त्रिक संलयन के द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बना है जो विकास करके भ्रूण कोश बनाता है। और आवर्त बीजियों में भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय कोशिकीय, माध्यम या हीलोबियम। इसमें इस प्रकार के भ्रूण कोश परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में सतत स्वतंत्र विभाजित होते हैं। कोशिकीय में इसमें प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम और उसके बाद होने वाले सभी विभाजन साथ साथ भित्ति निर्माण भी होता है। हीलोबियल इसमें प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण करते हैं। भ्रूण कोश का कार्य है, भ्रूण कोश कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपस्थित होते हैं और ये प्रारंभिक अवस्था में उसको पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ पौधों में ये चुष्कांक पाए जाते हैं। बीज का विकास, द्विनिषेचन के बाद भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूण कोश का परिवर्धन होता है और इसके साथ ही बीजांड एक बीज के रूप में विकसित होता है। उसमें कई परिवर्तित होते हैं, जैसे बाह्य अध्यावरण से टेस्टा और अंदर अध्यावरण से टैगमन का निर्माण होता है। बीजांड व्रंत का जो नीचे का भाग होता है जो बीज का व्रंत बनाता है, वो नाभिका, बीजांड द्वार, राफे और निभाग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करते हैं। इस तरह से बीज का निर्माण हो जाता है। बीजांड से बीज बनने की अवधि में जो परिवर्तन होते हैं, बीजांड व्रंत बनाता है बीज का से नाभिका बनती है, बीजांड का अभासित हो जाता है और अध्यावरण से बीजावरण बनता है। भ्रूण कोश से सहायक और प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक
अपहर्षती है, भ्रूण बनता है, भ्रूण कोश बनता है, इस तरह से बाद में फल का विकास होता है। तो इसके बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। बीजांड और अंडाशय भित्ति में संश्लेषित वृद्धि हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय उत्तकों में तेजी से कोश का विभाजन होते हैं। कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, उसको अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला, संतरा, अनानास जिसमें बीज अनुपस्थित होते हैं तो ये अनिषेक फलन आते हैं। और कई बार वर्तिका का हार्मोन जैसे ऑक्सिन जिबलिन छिड़कने से भी अनिषेक फलन हो जाता है, इसको प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके समक्ष दिए हुए हैं।